हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज एवरीवन? कैसे सभी लोग? क्या हालचाल सबके? वेलकम यू ऑल। हम्म। चलो, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन चल रहा था ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन चल रहा था। स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में केस टू देख रहे थे हम। केस टू के अंदर केस टू के अंदर हमको गिवन क्या है? गिवन है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और शियर स्ट्रेन किया है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो शियर स्ट्रेन है वो दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है? ये गिवन था, है ना। और हमको फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था हमको स्ट्रेन इन एक्स डैश डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डैश डायरेक्शन। ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड था। ठीक है। अब आपका सवाल आया कि सर थीटा, अगर आपने बोला कि सर एंटी क्लॉकवाइज थीटा है तब ये फॉर्मूले हैं, है ना। तो इसका जवाब में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस जब स्टार्ट हो रहा था तभी दे चुका था, है ना। तभी दे चुका था। क्या क्या जवाब था मेरा? कि अगर यहां पर एंगल है थीटा एंटी क्लॉकवाइज में, क्वेश्चन में पूछ लिया ऐसे क्लॉकवाइज थीटा है, तब इसका जवाब दे चुका हूं ना। क्या जवाब था? थीटा की जगह माइनस थीटा रख दो, वही फॉर्मूले लगा दो, बस। ठीक। आगे चलते हैं। तो हमें फिंग नहीं है, फाइंड है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है स्ट्रेन इन एक्स डैश, वाई डैश और फाई एक्स वाई डैश। इन तीनों के फॉर्मूले लिख लिए थे, है ना। इन तीनों के फॉर्मूले लिख चुके हैं, लास्ट क्लास में लिख लिया था। ठीक है। अब दूसरा पार्ट, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन फाइंड करना है और फाई एक्स वाई मैक्स फाइंड आउट करना है और इनके इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो फाई एक्स वाई डैश क्या था? फाई एक्स वाई डैश बाय टू, ये था माइनस ऑफ एप्सिलॉन वन माइनस ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय टू साइन टू थीटा प्लस फाई एक्स वाई बाय टू कॉस टू थीटा। ठीक है ना। अगर फाई एक्स वाई डैश बाय टू इसको जीरो कर देंगे तब प्रिंसिपल स्ट्रेस का एंगल मिल जाएगा ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस का एंगल मिल जाएगा। ठीक है। नाउ प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो एंगल आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? टेन टू थीटा इज इक्वल टू फाई एक्स वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। यहां से आप प्रिंसिपल प्लेन का एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। इंक्लिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, कोई दिक्कत? इंक्लिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन यहां से आ जाएगा, कोई दिक्कत क्या? एकदम स्ट्रेसेस में जैसे था सब कुछ वैसे ही है। बस फाई एक्स वाई की जगह आपको फाई एक्स वाई बाय टू रखना है। वहां पर टाउ एक्स वाई होता था, है ना। यहां पर फाई एक्स वाई बाय टू रखना है, बाकी सब कुछ वही है। क्लियर? लेट कम किया। लेट कौन सा कम किया? क्या कम कर दिया? लेट कौन ने लेट कम किया? किसको लेट कम किया? कैसे लेट कम किया? ओके, चलो क्लियर है। ठीक है। अब यहां पर जो प्रिंसिपल मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन आएंगे वो कितने आएंगे? मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या आ जाएंगे? बताने की जरूरत है नहीं लेकिन फिर भी बता ही देता हूं। क्या आ जाएंगे? एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय टू होल स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई बाय टू होल स्क्वायर। बताने की जरूरत तो नहीं थी, फिर भी बता दिया। ठीक है। क्या हो गया? सब लोग हंस क्यों रहे हैं? ये कुछ कॉमेडी वॉमेडी हो गई क्या ऊपर जो मैं देख नहीं पाया? कोरोना वोरोना कहां से आ गया? ये फालतू की बात है। कोरोना हो गया क्या? किसको हो गया कोरोना? रिया को कोरोना हो गया क्या? रिया के बैट पर? रिया के बैट पर कोरोना हो गया? अरे,
चलो, अभी तक तो इंसानों को ही सुना था, बैट पे भी होने लगा, क्रिकेट खेलती है रिया। चलो, तो ये क्लियर है, अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर हमको शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एंगल चाहिए, ठीक है, अगर हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एंगल चाहिए, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एंगल कैसे मिलेगा? जो प्रिंसिपल प्लेन्स का एंगल है ना, इससे प्लस माइनस 45 डिग्री कर देंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एंगल मिल जाएगा। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं, सॉरी, शियर स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन का एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाई मैक्स कैसे आ जाएगा? फाई मैक्स बाय 2 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस फाई एक्स वाई बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। और फाई मैक्स बाय 2 एक और चीज से मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाय 2, ठीक है। यहां से ऐसे भी मिल जाएगा फाई मैक्स बाय 2, क्लियर है? जस्ट अ प्रैंक, ओके। चलो, ये लिख लिया सबने, इतना क्लियर है? तो ये सारी चीजें ना एकदम मिलती जुलती हैं जो हमने स्ट्रेसेस के केस किए थे, ठीक है, स्ट्रेसेस से एकदम मिलती जुलती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। लिख लिया सबने, आगे चलते हैं। इफ यू हैव रिटन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिख लो तो बता देना। शियर स्ट्रेस को, शियर स्ट्रेन को हम गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है गामा आ जाए या फाई आ जाए, आप समझ जाना कि दे आर टॉकिंग अबाउट शियर स्ट्रेन, ठीक है। फॉर्मूला को बॉक्स में कर दें, तभी तुमको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला है, वरना तुमको लगेगा कि ये कुछ और है। ये लो, ये लो। हाँ, अब लग रहे हैं कि ये फॉर्मूला है, वरना तो ऐसे ही लग रहा था कि कुछ तो भी लिखा हुआ है, किसी का घर बना हुआ है, ये घर का डायग्राम है। अब फॉर्मूले जैसा लग रहा है, ठीक है। चलो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर होता है, बिल्कुल सही बात है। समेशन ऑफ टू नॉर्मल स्ट्रेन कांस्टेंट क्या होगा, क्या? ये तो तुम देख लो, ऐड करके, दोनों को ऐड करके देख लो ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा कांस्टेंट? अयान, आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ, ऐड करके देखो जरा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब प्योर स्ट्रेन पे चलते हैं। केस 3, केस 3 प्योर शियर, यानी नॉर्मल स्ट्रेन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेन हो रहा है, नो नॉर्मल स्ट्रेन, ओनली शियर स्ट्रेन। तो अगर ओनली शियर स्ट्रेन हो रहा है, ओनली शियर स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है ना, तब हमारा एप्सिलॉन एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस फाई एक्स वाई बाय 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। एप्सिलॉन वाई कितना हो जाएगा? माइनस फाई एक्स वाई बाय 2 साइन 2 थीटा। फाई एक्स वाई डैश क्या हो जाएगा? फाई एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है ना, क्लियर है? आ रहा है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो पूछने की जरूरत नहीं थी, तुमने खुद से कैलकुलेट कर लिया, जब इतनी आसान चीज, तो पूछा क्यों ये? ठीक है, ये चीजें भी क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर 2 क्यों नहीं लगाया आपने? चलो 2 लगा देते हैं, आप लोगों ने कहा तो फिर 2 लगा देते हैं, अभी ठीक है। आगे चलते हैं। अब
अगर प्रिंसिपल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है कितने एंगल पर आएगा, यहां से 45 डिग्री पर आएगा, है ना। मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन कितने एंगल पर आएगा, विल बी एट 45 डिग्री, विल बी एट 45 डिग्री। ठीक है, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन 45 डिग्री पर आ जाएंगे। तो एप्सिलॉन 1 कितना हो जाएगा, प्लस 5x/2, प्लस 5x/2, और एप्सिलॉन 2 हो जाएगा माइनस 5xy/2। ठीक है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन तो यहीं पर ही होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन तो यहीं पर ही होगा, cos 2 थीटा 1 हो जाएगा, है ना, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर होगा। ये लिख लिया, क्लियर है। हाइड्रोस्टैटिक वाला केस कुछ होगा नहीं यहां पर, ठीक है। तो केस 3 तक हो गया, आगे चला जाए। दो और दो कैंसिल हो गया क्या, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो ठीक है, दो और दो कैंसिल कर देते हैं। आप जैसा कहो, जैसा आप कहोगे वैसे ही करेंगे। आपने कहा दो और दो कैंसिल, तो हम कर देते हैं, लिख लो। सर वाई फिगर, वाई फिगर, नो फिगर, लिख लिया। डन है, जल्दी बताओ। चल रहे, चल रहे। पूजा प्रजापति ने भी मास्क लगा लिया, दोनों को ऐसे ही मजा आ गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन खत्म, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन खत्म, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, राइट डाउन, क्या था हमारे पास, प्योर शेयर हो गया। अब ग्राफिकल मेथड लिखते हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल डन। ठीक है, तो ये मोहर सर्कल फॉर स्ट्रेन हो जाएगा, मोहर सर्कल फॉर स्ट्रेन। ठीक है, अब ज्यादा डेरिवेशन एरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप स्ट्रेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, यहां पर सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय 2,0, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा मोहर सर्कल का, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ शियर स्ट्रेन के, नहीं, शियर स्ट्रेन के बराबर होगा या 5x/2 के बराबर होगा, यहां पर 5x/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 5xy/2 होल स्क्वायर, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाय 2। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही चलेगा, बिना नोट्स देखे डीपीपी सॉल्व कर ली, क्या बात है आयरन मैन, तभी तो तुम उसमें टॉपर में आए थे, टॉप 5 में वीकली टेस्ट में। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा। तो हम अगर मोहर सर्कल यहाँ पर बनाएंगे, तो मोहर सर्कल चलो यहीं बना देते हैं, अगले पेज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मोहर सर्कल बना देते हैं, तो मोहर सर्कल कैसा हो जाएगा, मोहर सर्कल विल बी लाइक दिस, ये हो जाएगा हमारे पास मोहर सर्कल। ठीक है ना, अरे मोहर सर्कल ऐसा भी तो हो सकता है, ये रहा मोहर सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास मोहर सर्कल है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा दैट विल बी 5xy/2। यहाँ पर जो सेंटर आएगा ये हो जाएगा एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y/2, या फिर एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2/2। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y/2, या फिर एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2/2, है ना। बस
स्ट्रेस वाले मोहर सर्कल में और स्ट्रेन वाले मोहर सर्कल में एक अंतर है। यहां पर अंतर ये है, स्ट्रेस वाले में क्या होता था कि रेडियस ऑफ मोहर सर्कल वाज इक्वल टू मैक्सिमम shear stress। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल वाज मैक्सिमम shear stress। यहां पर डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल विल बी इक्वल टू मैक्सिमम shear strain। यहां पर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल will be equal to maximum shear strain। डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल विल बी इक्वल टू, अच्छा सोनू बता रहे हैं, रिया नोट करो, तुम भी कर लो नोट। डीपीपी टफ थी, चलो कोई बात नहीं, देखो डीपीपी टफ होना जरूरी है क्योंकि उसके वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, है ना, तो वीडियो सॉल्यूशन में उसको समझा दिया जाएगा अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो। ड्रॉ कर लिया, लिख लिया, माइनस होगा, कहां पर माइनस होगा, कहां पर, कहां पर माइनस होगा, कहां पर माइनस होगा अयान, रूट वाले में माइनस नहीं, प्लस ही होगा, यहां पर प्लस ही होता है, ठीक है। आज की डीपीपी का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और 19 हो गया, अच्छा चलो ये लिख लिया सबने, आगे चले, मोहर सर्कल हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेन रोजेट क्या होता है। स्ट्रेन रोजेट होता है अरेंजमेंट ऑफ 3 स्ट्रेन गेजेस। अभी हमने कितनी स्ट्रेन गेजेस लगा रहे थे हम अभी तक, चलो वो डायग्राम तो चले गए, है ना। यहां पर हम क्या कर रहे थे, 2 स्ट्रेन गेजेस लगा रहे थे ना। यहां पर क्या दिखाया था हमने, एक स्ट्रेन गेज यहां पर है और एक स्ट्रेन गेज यहां पर है। ऐसे करके स्ट्रेन मेजर करने के लिए हम 2 स्ट्रेन गेजेस का यूज कर रहे थे, राइट। वी आर यूजिंग 2 स्ट्रेन गेजेस टिल नाउ, लेकिन 2 स्ट्रेन गेजेस से काम चलता नहीं है ना। एक भारी समस्या आ जाती है, बताएं क्या, समझाएं क्या क्या समस्या आ जाती है, या फिर आगे चलें। देयर इज वन समस्या, इफ वी यूज 2 स्ट्रेन गेजेस, स्ट्रेन गेज हमेशा लीनियर स्ट्रेन मेजर करती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन ही मेजर कर पाती है स्ट्रेन गेज विल ऑलवेज मेजर लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। अब केस 2 में हमने लिख लिया कि एप्सिलॉन एक्स गिवन है, एप्सिलॉन वाई गिवन है और फाई एक्स वाई गिवन है, ठीक है। एप्सिलॉन एक्स यहां से आ गया, एप्सिलॉन वाई यहां से आ गया, लेकिन ये फाई एक्स वाई कहां से आया, ये तो कैलकुलेट ही नहीं हो पाता, है ना। समझ में आई बात, ये तो कैलकुलेट ही नहीं हो पाता। तो अगर हमने 2 स्ट्रेन गेज लगा रखे हैं, हमने एक एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा रखा है, हमने एक वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा रखा है, ऐसे 2 स्ट्रेन गेज हमने लगा रखे हैं, तो ये 2 स्ट्रेन गेजेस की वजह से हम ये वाला जो स्ट्रेन है ना, ये मेजर कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमको 3 स्ट्रेन गेज की जरूरत पड़ती है। अब आप कहोगे कि सर 3 स्ट्रेन गेज लगा लो, चाहे 50 स्ट्रेन गेज लगा लो, वो शेयर स्ट्रेन थोड़ी मेजर करेंगे। 50 स्ट्रेन गेज भी लगा लोगे, सबके सब लीनियर स्ट्रेन ही तो मेजर करेंगे। ऐसा क्या हो गया कि हमने जब 3 स्ट्रेन गेज यूज कर लिए तो शेयर स्ट्रेन कैसे आ जाएगा, उसका तरीका है, इंजीनियरिंग है, कर लेते हैं हम कैलकुलेट, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन अगर 2 स्ट्रेन गेजेस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब 3 होंगे ना,
तो हम फाई एक्स वाई भी पता कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास फाई एक्स वाई का फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला। नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं, एक और दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हम लिखा देंगे फॉर्मूला। तो जब तीन स्ट्रेन गेजेस है ना हमारे पास, तब हम, तीन स्ट्रेन गेजेस होते हैं हमारे पास, तब हम शियर स्ट्रेन भी पता कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला से पता कर लेंगे? ये वाले फॉर्मूले से पता कर लेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रेन गेज इधर लगा दी, एक स्ट्रेन गेज हमने इधर लगा दी, और एक स्ट्रेन गेज किसी भी एंगल थीटा पे यहाँ पर लगा दी, ठीक है। तो ऐसे हमें एप्सिलॉन एक्स मिल गया, एप्सिलॉन वाई मिल गया, और यहां पर एप्सिलॉन एक्स डैश मिल गया, ठीक है ना। तो हमने सेकंड वाले केस में एप्सिलॉन एक्स डैश का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था? अच्छा, दूसरी बात, यहां पर एप्सिलॉन एक्स तो कैलकुलेट कर लिया, एप्सिलॉन वाई भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी फाई एक्स वाई क्या होगा ये हमको नहीं पता। फाई एक्स वाई भी होगा, शियर स्ट्रेन भी होगा, लेकिन पता नहीं है। तो एप्सिलॉन एक्स डैश मेजर कर लिया थीटा एंगल पर, तो एप्सिलॉन एक्स डैश का फॉर्मूला है एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 cos 2 थीटा प्लस फाई एक्स वाई बाय 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखो हमको क्या क्या पता चीजें हैं। हमको पता है एप्सिलॉन एक्स डैश, कैसे पता है? ये वाली लीनियर स्ट्रेन गेज से एप्सिलॉन एक्स डैश आ गया। हमको पता है एप्सिलॉन एक्स, कैसे पता है? ये वाली लीनियर स्ट्रेन गेज से एप्सिलॉन एक्स आ गया। हमको पता है एप्सिलॉन वाई, ये वाली लीनियर स्ट्रेन गेज से एप्सिलॉन वाई आ गया, है ना। ये भी पता है, ये भी पता है, थीटा पता ही है, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रेन गेज लगाई है हमने हमने एंगल देख के लगाई है, कितने एंगल पर हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये भी पता है, और ये नहीं पता, ठीक है। तो एक इक्वेशन है, बाकी सब सारी चीजें पता है, बस एक फाई एक्स वाई नहीं पता। तो फाई एक्स वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताओ जरा, कैन वी कैलकुलेट फाई एक्स वाई फ्रॉम दिस? यस और नो? समझ में आई बात? समझ में आई बात? Are you able to understand it? Are you able to understand it? Yes or no? Tell me. समझ में आई बात? यस, आ गई, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेन रोजेट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेन रोजेट क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 स्ट्रेन गेजेस। स्ट्रेन रोजेट क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 लीनियर स्ट्रेन गेजेस। रोजेट का मतलब होता है गुलाब का फूल, ठीक है। एंड जो पूछने वाला होता है वो क्या होता है? हिंदी वाला फूल, ठीक है। तो स्ट्रेन रोजेट, रोजेट लिख लो आप। स्ट्रेन रोजेट इज एन अरेंजमेंट, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला फूल। स्ट्रेन रोजेट इज एन अरेंजमेंट strain rosette is an arrangement of 3 linear strain gauges of 3 linear strain gauges along 3 directions. Along 3 directions. ठीक है, स्ट्रेन रोजेट क्या होता है पता चल गया? तो स्ट्रेन रोजेट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, 3 डायरेक्शंस में लीनियर स्ट्रेन्स को पता कर सकते हैं। अब 3 डायरेक्शन के जब लीनियर स्ट्रेन पता चल जाएंगे तो ये वाले फॉर्मूले से फिर हम फाई एक्स वाई कैलकुलेट कर लेंगे। फाई एक्स वाई कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन वगैरह सब कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। अच्छा, एक बात और बताओ कि स्ट्रेस इज द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल या स्ट्रेन इज द फंडामेंटल ऑफ बिहेवियर ऑफ मटेरियल? स्ट्रेस से स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं या स्ट्रेन से स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं?
हिंदी डेफिनेशन, स्ट्रेन रोजेट एक अरेंजमेंट को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं कलाकारी। स्ट्रेन रोजेट इज ए कलाकारी, तीन लीनियर, लीनियर मतलब लंबवती कहते हैं, नहीं ऑफ, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो स्ट्रेन इज फंडामेंटल, स्ट्रेन से स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है, स्ट्रेन से स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है, सब लोग कह रहे हैं स्ट्रेन से स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है। चलो ठीक है, अगर आपकी बात मान ली जाए तो हमने ये क्यों लिखा था, क्यों लिखा था ये क्यों लिखे थे हमने? अरेंजमेंट्स मीन विस्तार, लीनियर का हिंदी रेखिका, ठीक है। तो स्ट्रेन रोजेट विस्तार है तीन रेखिका स्ट्रेन गेजेस का, ठीक है ना, रेखीय स्ट्रेन स्ट्रेन गेजेस का तीन दिशाओं के तरफ, ठीक है। समझ में आ गया? इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, अब वो तो गड़बड़ है कि हमें इतनी हिंदी नहीं आती, आनी तो चाहिए, लेकिन टेक्निकल अब वाली चीजें कैसे हिंदी अब भूल चुके हैं, नहीं भूल क्या चुके हैं, पढ़ी नहीं थी टेक्निकल हिंदी, तो भूलेंगे कैसे। डायरेक्शन का दिशा, डायरेक्शन का तो मुझे पता है, मैंने बोल दिया डायरेक्शन, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, चलो हिंदी छोड़ो, अब इस पे आओ, ये बताओ कि आपने कहा कि सर स्ट्रेन से स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है, हम तो अभी तक स्ट्रेस था और उससे स्ट्रेन कैलकुलेट करते थे, अभी तक तो हम यही करते थे, है ना, अभी तक तो हम यही करते थे, हमारे पास स्ट्रेस होता था तब हम स्ट्रेन निकालते थे। आप लोग कह रहे हो कि सर स्ट्रेन से स्ट्रेस निकाला जाता है, स्ट्रेन से स्ट्रेस निकाला जाता है, तो अभी तक जो हम कहानी पढ़ रहे थे उल्टी पढ़ रहे थे, उल्टी पढ़ रहे थे। हम ऐसा बोलते थे कि स्ट्रेस पता है और उससे स्ट्रेन कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन असलियत की बात देखी जाए तो स्ट्रेन हम मेजर कर लेते हैं स्ट्रेन गेजेस से और फिर उसकी हेल्प से हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना, इसीलिए हम पढ़ लेते हैं ऐसा। जब हम स्ट्रेन रोजेट पे आते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि अभी तक जो था हमारे साथ धोखा हुआ था, मिथ्या था सब कुछ, ठीक है ना। असली सच्चाई ये है कि हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का पता कैसे चलता है, हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का पता चलता है स्ट्रेन रोजेट से, ठीक है ना। तो तीन डायरेक्शन में स्ट्रेन्स, लीनियर स्ट्रेन्स लगाते हैं, तीन डायरेक्शन में जब हमने यंग्स मॉडुलस से रिलेशनशिप तो निकाला था, लेकिन उसके लिए स्ट्रेसेस पहले पता होनी चाहिए। अरे बेटा, तुम भी कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो, इसीलिए तो पढ़ाना अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। तो समझ में आ रही है कहानी क्या है, कि यहां पर ये जो था ना, हमें स्ट्रेसेस पता नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हमने इस तरह से इसलिए पढ़ा क्योंकि ये पढ़ना आसान था, ठीक है ना। असली कहानी ये है कि हमें स्ट्रेन कैसे पता चल जाते हैं, स्ट्रेन रोजेट से तीन डायरेक्शन में हमने लीनियर स्ट्रेन गेजेस लगाए, वहां से हमने तीन डायरेक्शन में स्ट्रेन्स को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट अलग चीज होती है, मेजरमेंट अलग चीज होती है। हमने यहाँ पर स्ट्रेन्स को मेजर किया, ठीक है, तो स्ट्रेन रोजेट से हमने मेजर किया, नाप लिया, है ना, तो नाप लिया कितनी कितनी स्ट्रेन आ रही है, फिर वहां से हमने ये इसको कैलकुलेट किया, तो ये चीज कैलकुलेट की जाएगी और यहां पर जो स्ट्रेन्स हैं ये मेजर की जा रही हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन्स, लीनियर स्ट्रेन्स मेजर की, ये कैलकुलेट की, और फिर इसकी हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट किया, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स। तो हमने स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन किया, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स कैलकुलेट किए, उनका एंगल कैलकुलेट किया, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेन से हमने गए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पर, तो वहां से हमको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइनली पता चलती हैं, ठीक है ना। तो
यहां पर हम लिखते कैसे थे कि हमें जैसे स्ट्रेसेस पता हैं और फिर हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वगैरह करने के लिए, थोड़ी समझदारी बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन असलियत में ऐसा होता है, पहले स्ट्रेन और फिर स्ट्रेस। ठीक है ना, क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब जब हमारे पास स्ट्रेन्स हैं तो स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर हमारे पास स्ट्रेन्स हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स हैं, तो उससे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा 1 इज इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। बड़ा शोर शराबा होता रहता है कभी कभी। शोर शराबा आपको भी सुनाई दे रहा था क्या? कभी कभी तो ऐसा लगता है यहां पर युद्ध छिड़ गया। सर आपने कहा अशोका बैच में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता आपको, कब कहा मैंने? अशोका बैच में तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आज तक का बेस्ट बैच है ये, इससे ज्यादा अच्छा बैच मैंने आज तक देखा ही नहीं। ऐसा कभी मैंने कहा क्या? नहीं कहा ना मैंने, हाँ बिल्कुल नहीं कहा। बहुत बेकार लगता है यहाँ पढ़ाना। नहीं बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड सिंसियर स्टूडेंट्स, नाइस एकदम। ठीक है आगे चलें, ये समझ में आई बात? ये समझ में आई बात है ना, यू अंडरस्टूड? तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन्स पता है तो उससे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और ये फॉर्मूले कैसे आए? ये फॉर्मूले कैसे आए? देखो ये फॉर्मूले भी ना यहीं से ही आ गए हैं। यहां पर अगर 2 डायमेंशनल रखो आप तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाय ई। ठीक है ना, और एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाय ई। ठीक है ना, अब यहां से आप क्या करो कि पहली वाली इक्वेशन के अंदर सिग्मा 2 की वैल्यू निकाल लो यहां से, और सिग्मा 2 की वैल्यू आप इसके अंदर रख दो, तो आपको एप्सिलॉन 2 मिल जाएगा। एप्सिलॉन 2 नहीं, हाँ आपको सिग्मा 1 मिल जाएगा। सिग्मा 1 मिल जाएगा किस किस की टर्म्स में? एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की टर्म्स में आपको सिग्मा 1 मिल जाएगा। सिमिलर प्रोसेस आप ऐसा करो कि यहां पर सिग्मा 1 कैलकुलेट कर लो इस वाली इक्वेशन से, और फिर इस सिग्मा 1 को यहां रख दो, तो आपको सिग्मा 2 मिल जाएगा फिर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की टर्म्स में। ठीक है ना, तो वो फाइनली निकल के यही आएगा। ठीक, मैंने डिमोटिवेट कर दिया क्या? किसको कौन डिमोटिवेट हो गया? बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सर भी तो मन के सच्चे होते हैं। सर कौन से मन के बुरे होते हैं? ठीक है चलो ये बात समझ में आई। आप लोग ये बताओ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस, क्लियर टू ऑल? चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारा स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। अच्छा, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा दिया? दो कारण है। पहली बात कि वो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से मिलता जुलता ही है एकदम। ठीक है ना, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन एकदम स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से मिलता जुलता है। तो जितना डिटेल में स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था वो पढ़ा ही है ना, फिर वैसा का वैसा सिंपली उसको कॉपी पेस्ट करना था यहां पर, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, वेरी लेस क्वेश्चन। मैंने इतना सारा कुछ देख लिया, एक आधी क्वेश्चन मिला है स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यूथ में मतलब था ना, पुरानी वाली सॉफ्ट कॉपी थी मेरे पास, तो उसमें मतलब एक ही क्वेश्चन मिला स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो ज्यादा तो दो दो कारण है। पहला तो ये कि वैसे के वैसे ही सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना है, वो हमने कर ही दिया, और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना। स्ट्रेन रोजेट से भी बस एक बार थ्योरी वाला क्वेश्चन आया था कि स्ट्रेन रोजेट होता क्या है, तो बस स्ट्रेन रोजेट क्या होता है हमने लिख लिया। ठीक है, तो जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से निपटाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ तो स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी और ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है,
जितना हमने पढ़ लिया उतना काफी है, उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आए तो। वैसे तो चांसेस कम ही है कि उससे आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन अगर आए तो इससे हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होता है? ईएससी में टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, कितने सालों में? 35-40 सालों में, है ना। 35-40 सालों में अगर 5-6 क्वेश्चन आए हैं तो क्या मतलब है फिर? हाँ, अब नया टॉपिक आ गया हमारा, थ्योरी ऑफ फेलियर। तो थ्योरी ऑफ फेलियर में क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ फेलियर बेसिकली पढ़ना क्यों है? थ्योरी ऑफ फेलियर इसलिए पढ़ना है कि देखो, थ्योरी ऑफ फेलियर क्यों पढ़ना है? थ्योरी ऑफ फेलियर इसलिए पढ़ना है, हमारे पास जो लोडिंग है, लोडिंग किस तरह की होती है? लोडिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। जैसे ये बॉडी है, या फिर चैप्टर नहीं खत्म हुआ, चैप्टर इस वाले चैप्टर के कंटिन्यूएशन में ही है थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, थ्योरी ऑफ फेलियर कंटिन्यूएशन में ही है ना। हमारे पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर यहां से एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, यहां से शियर स्ट्रेस लग रही है, यहां से कुछ मूवमेंट लग रहा है ना। खूब सारी अलग अलग सी स्ट्रेसेस लग रही हैं, है ना। और इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर हमको स्ट्रेसेस को एनालाइज करना है। तो ये पॉइंट हमने यहां पर बना लिया, तो ये वाला पॉइंट बना के यहां पर ड्रॉ किया। तो ड्रॉ करके देखा कि यहां पर इस पॉइंट के ऊपर ऐसे में शियर स्ट्रेसेस भी एक्ट कर रही हैं, है ना, और इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस भी एक्ट कर रही हैं, और इसके ऊपर बस शियर और नॉर्मल ऐसी एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये स्ट्रेसेस इस तरह से एक्ट कर रही हैं। क्या हम असलियत में मटेरियल की जो टेस्टिंग करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि जितनी तरह की लोडिंग आ रही है वो सारी लोडिंग लगा के टेस्ट कर दिया? मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ ज्ञानी बाबा, चलो थैंक यू सो मच। अब देखो, हम जब टेस्टिंग करते हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा हम टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। मटेरियल की जब टेस्टिंग करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, शुरुआत में ही हमने देखा था कि स्टील का स्पेसिमेन लिया और उसके ऊपर लोड लगाया, स्टील के स्पेसिमेन के ऊपर लोड लगाया और उसको खींच के तोड़ दिया। ठीक है, या फिर हमने क्या किया, हमने ब्रिटल मटेरियल को रख लिया स्टील की जगह। जो भी मटेरियल है, टेस्टिंग क्या करते हैं, या तो टेंशन टेस्टिंग कर दी या कंप्रेशन टेस्टिंग कर दी, बस ऐसी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग कभी भी इस तरह से नहीं होती है। तो हम मटेरियल को चेक कर रहे हैं इस तरह से, कैसे? यूनी एक्सियल लोडिंग लगा के मटेरियल को चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं यूनी एक्सियल लोड लगा के। लेकिन असलियत में मटेरियल पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग आती है। अब जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी लोडिंग आई, हमने टेस्टिंग ऐसे कर रखी थी और मटेरियल हमने सोचा था कि मटेरियल ऐसे ऐसे करके फेल होगा, इतनी स्ट्रेस आएगी तब फेल होगा, और मटेरियल पहले ही से चटक गया, मटेरियल पहले से टूट गया। फिर हम तो घबरा जाएंगे ना, क्योंकि हम जब इस मटेरियल से डिजाइन करने जा रहे हैं, हमने एस्टिमेट कर रखा है इतनी स्ट्रेंथ तो लेगा, ये पहले ही टूट गया, ये पहले ही फेल हो गया। तो हमको ये समझ में आया कि जो हमने टेस्टिंग की थी ना, वो एक एक्सेस के अलोंग लोड लगा के बस टेस्टिंग की थी, और यहाँ पर मटेरियल के ऊपर बहुत ही अलग अलग तरह की लोड्स आ रहे हैं। तो मटेरियल का जो बिहेवियर होगा ना, इससे इसमें चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना। तब हमारे पास दो रास्ते, या तो जैसे मटेरियल के ऊपर लोड आ रहे हैं वैसे हम भी लगाएं, है ना, असलियत में उसी तरह के लोड लगा के टेस्टिंग करें। उसके लिए मेहनत इतनी बढ़ जाएगी कि हमको असलियत के लोड्स पता करने पड़ेंगे, फिर ऐसी मशीन्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो उस तरह की लोडिंग की सिचुएशंस को एज इट इज मटेरियल के अंदर वो रेप्लिकेट कर सकें, है ना। ऐसी ही लोडिंग मशीन्स ऐसी होनी चाहिए जो इस तरह की लोडिंग लगा पाए। तो ये बड़ा मुश्किल सा काम था, ठीक है ना, मुश्किल सा काम था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लोगे तो पहले हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि कितनी स्ट्रेस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेनी है कि नहीं है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कितनी स्ट्रेस पर फेल हो रहा है, तब उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसे अंधाधुंध नहीं ले लेते हैं, हमको स्ट्रेस पता होनी चाहिए कि किस स्ट्रेस पर फेलियर हो रहा है, उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई जाती है। ठीक है, ठीक है। तो पहला रास्ता तो ये था कि हम ऐसी मशीन्स डेवलप करें कि जो असलियत में स्ट्रेसेस आ रही हैं उनको वैसी की वैसी स्ट्रेसेस को हमारे मटेरियल के ऊपर लगा दे। तो ये थोड़ा सा खर्चे वाला काम है ना। इसमें ये भी काम किया जाता है ना। हम स्केल डाउन मॉडल बनाते हैं, उन मॉडल्स के ऊपर फिर पूरे के पूरे लोड लगाते हैं, वो थोड़ा सा खर्चा काम हो जाता है। जैसे F1 कार्स वगैरह पे विंड टनल टेस्टिंग होती है, तो जहां पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहां पर हम ये सारा काम कर पाते हैं, कर लेते हैं।
ठीक है। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि यहां पर जो फेलियर हो रहा है और यहां पर जो फेलियर हो रहा है, इन दोनों को आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बिठाएं। समझ में आ रही है बात? दूसरा रास्ता क्या है? हम थ्योरेटिकली ही कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बिठा लें कि इस तरह के फेलियर को इससे रिलेट किया जा सके, आपस में कनेक्ट किया जा सके। ठीक है ना? तो हमने क्या किया? थ्योरीज डेवलप की, थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर क्या कर रही है कि कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग के अंदर मटेरियल का जिस तरह से फेलियर हो रहा है और यूनी एक्सियल लोडिंग में जैसा फेलियर हो रहा है, तो यूनी एक्सियल लोडिंग वाले फेलियर को इससे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बिठा लिया ताकि हम इससे इसका फेलियर प्रेडिक्ट कर सकें। समझ में आया? थ्योरी ऑफ फेलियर कहां काम आ रही है, किस तरह से थ्योरी ऑफ फेलियर डेवलप हुई, क्या रीजन है थ्योरी ऑफ फेलियर का? समझ में आई बात? ठीक है, आगे चले। समझ में आई बात? गॉट इट और नॉट? थ्योरी ऑफ फेलियर क्यों पढ़ रहे हैं? मटेरियल था, मटेरियल के ऊपर जो लोडिंग है, लोडिंग कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग में फेलियर हमारे हिसाब से नहीं होता, अलग तरीके से फेलियर हो जाता है। जो यूनी एक्सियल टेस्टिंग में जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि इतनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ से काफी पहले फेलियर हो सकता है यहां पर। ठीक है ना? तो थ्योरी ऑफ फेलियर डेवलप हुई। थ्योरी ऑफ फेलियर क्या करती हैं? यूनी एक्सियल लोडिंग के फेलियर को इस मटेरियल के फेलियर से रिलेट करती हैं, आपस में रिलेशनशिप। ठीक है ना? तो हमें बहुत ज्यादा महंगे महंगे इक्विपमेंट लगा के, महंगी महंगी मशीनें लगा के एकदम वैसी की वैसी टेस्टिंग करने का खर्चा हमारा बच जाता है। ठीक है। चलिए, तो अब थ्योरी ऑफ फेलियर तो ये तो समझ में आ गया कि यूनी एक्सियल लोडिंग को और कॉम्प्लेक्स लोडिंग को ये आपस में रिलेट कर देती हैं। ठीक है ना? अब हमारे पास कोई एक ऐसी थ्योरी ऑफ फेलियर नहीं है जो हर तरह के मटेरियल के लिए, हर तरह की लोडिंग कंडीशन के लिए हो। कोई एक थ्योरी नहीं है कि हर तरह के मटेरियल के ऊपर भी एप्लीकेबल है, हर तरह की लोडिंग कंडीशन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। हमारी जो थ्योरी है, अलग अलग तरह के मटेरियल के लिए, अलग अलग तरह की लोडिंग कंडीशन के लिए अलग अलग थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? सो विल हैव टू यूज डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो यहां पर थोड़ा सा हमें थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना? तब हम मटेरियल का बिहेवियर ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या थ्योरी ऑफ फेलियर है? हमारे पास क्या क्या थ्योरी ऑफ फेलियर है ये समझते हैं, एक मिनट। तो सबसे पहली थ्योरी जो हमारे पास है, फर्स्ट थ्योरी इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है। तो जरा ये समझो कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कहती क्या है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो मटेरियल था, हमारा जो एलिमेंट था, इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग लग रही थी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। अजीब अजीब सी लोडिंग लग रही थी, है ना? अब ऐसे में जो फेलियर हो रहा है, तो हम क्या करें, यहां पर ना कैलकुलेट कर ले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है ना? तो यहां पर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है और हमारे यूनी एक्सियल टेंसाइल टेस्टिंग में फेलियर के टाइम पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है, फेलियर के टाइम पे यहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस तो सिग्मा वाई ही आएगा ना। यील्डिंग के टाइम पे यहां पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लोडिंग लग रही है, और यही तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा इस वाले। ठीक है। और जिस जिस स्ट्रेस पर यील्डिंग हो रही है, तो यानी फेलियर के टाइम पे यहां पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है और इस तरह की लोडिंग में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है, अगर यहां पर हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस यहां के प्रिंसिपल स्ट्रेस से अगर कम है, तो मतलब हमारा ये फेल नहीं होगा। ये पहली थ्योरी का कहना है। पहली थ्योरी क्या कह रही है, समझ में आई बात? पहली थ्योरी ये कह रही है कि मल्टी एक्सियल लोडिंग में या कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग के अंदर हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ रहा है, और ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो यहां के प्रिंसिपल स्ट्रेस से, यूनी एक्सियल लोडिंग के फेलियर के टाइम पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है उससे कम है, तो हम सेफ हैं। ठीक है। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कह रही है। क्या कह रही है? कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारी लोडिंग में कम होना चाहिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यूनी एक्सियल लोडिंग से। तो हमारी लोडिंग में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यूनी एक्सियल लोडिंग के मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से कम है, तो हम सेफ हैं। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? गॉट इट? इज इट क्लियर? चलो तो लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर है। लेट अस राइट डाउन
रुको ढूंढ लूँ, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ढूंढ लेता हूँ मैं। जस्ट अ मिनट, हाँ। ठीक है, तो राइट डाउन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इस थ्योरी को हम ना रैंकाइंस थ्योरी भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंकाइंस थ्योरी या फिर लेम्स थ्योरी, लेम्स थ्योरी, या फिर इसको मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर लिख लो, फॉर नो फेलियर, फॉर नो फेलियर maximum principal stress under general loading condition, maximum principal stress under general loading condition, under general loading condition, general loading condition should be less than or equal to the yield stress should be less than or equal to the yield stress under uniaxial loading. अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, ठीक है। तो यही हमने समझा था ना अभी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरल लोडिंग कंडीशन में, है ना, जैसा जनरल लोडिंग कंडीशन आ रही है उसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो कम होनी चाहिए या बहुत से बहुत बराबर हो जाए यील्ड स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग में, ठीक है ना। तो ना फेलियर ना हो, फेलियर ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर नो फेलियर, फॉर नो फेलियर, फेलियर ना हो इसके लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हमने कैलकुलेट की सिग्मा 1 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। चलिए, ये तो ना फेलियर हो, फेलियर ना हो इसके लिए, लेकिन अगर हमें डिजाइन करना है तो फॉर डिजाइन, डिजाइन में हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं ना। तो डिजाइन के लिए हमारा जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेस। हाँ, अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जस्ट एफ वाई के बराबर पहुंचा तब हम उसको मतलब जस्ट एट द बाउंड्री लाइन है ना, तो इक्वल भी कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर, लिख लो जल्दी से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइंस थ्योरी। डन है, चलो आगे चलते हैं। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो एक्स डायरेक्शन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, अब आप एक बात बताना, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जब लोड लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग जब लोड लग रहा है, क्या यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर जाना चाहिए कि नहीं कर जाना चाहिए?
एक्स एक्सिस के अलोंग जब लोड लग रहा है तो यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, नहीं करेगा ना, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट अगर बनाए कि मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट कुछ इस तरह की आ जाएगी यहाँ पर कि यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जब एक्स डायरेक्शन में लोडिंग हो रही है तो एक्स एक्सिस पे यील्ड स्ट्रेस एफ वाई को नहीं क्रॉस करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन दिखा रही है ये क्या दिखा रही है कि एफ वाई है ना, इसको, ये टेंशन में हो गया। टेंशन में जो हमारी स्ट्रेस है वो एफ वाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या कंप्रेशन में एफ वाई से ज़्यादा हो सकती है ना। ये मटेरियल है हमारा, कंप्रेशन लगा दिया। क्या कंप्रेशन में एफ वाई से ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती। कंप्रेशन में भी एफ वाई से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कंप्रेशन में भी एफ वाई से ज़्यादा नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे, फिर इसको कंप्रेशन में भी, अरे पूरे के पूरे चल दिए भैया यहाँ, हाँ, कंप्रेशन में भी एफ वाई से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये वाली लिमिट जो बता रही है कि ये टेंशन में है कि एफ वाई से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, इसके अंदर ही रहनी चाहिए स्ट्रेस। यहाँ पर बता रहा है कि कंप्रेशन में भी आप एफ वाई से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। तो इसके अंदर ही रहनी चाहिए, ठीक है। ये एफ वाई हो गया, ठीक है। अब मटेरियल के ऊपर वाई डायरेक्शन में लगा दिया, तो वाई डायरेक्शन में अगर लगा दिया तो वाई डायरेक्शन के अलोंग क्या एफ वाई से ज़्यादा होनी चाहिए स्ट्रेस, वाई डायरेक्शन के अलोंग भी एफ वाई से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, वाई डायरेक्शन के अलोंग भी स्ट्रेसेस एफ वाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और टेंशन में तो छोड़ो कंप्रेशन में भी एफ वाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह का हमारा बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा जिसको हम कहते हैं फेलियर एनवेलप। इसको क्या कहते हैं हम, फेलियर एनवेलप, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेलियर एनवेलप। ठीक है, तो ऐसा हमारा फेलियर एनवेलप हो जाएगा। दिस विल बी द फेलियर एनवेलप। ये हमारा फेलियर एनवेलप हो जाएगा। क्लियर। दिस विल बी एफ वाई, दिस विल बी एफ वाई, सब कुछ एफ वाई एफ वाई एफ वाई, ठीक है ना। तो अगर हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर स्ट्रेसेस इस लिमिट के अंदर हैं, हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर स्ट्रेसेस अगर इस लिमिट के अंदर हैं, ठीक है, तो सेफ है। स्ट्रेसेस आर विद इन दिस लिमिट, इस वाले रीजन के अंदर है तो सेफ है, ठीक है। तो फेलियर एनवेलप हमारा क्या हो जाएगा, फेलियर एनवेलप इज स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको रिटर्न फॉर्म में लिखा जाए, रिटर्न फॉर्म में लिखा जाए तो हम ये कह सकते हैं सिग्मा वन इज लेस देन इक्वल टू एफ वाई, है ना। सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल टू एफ वाई। सिग्मा वन कंप्रेशन में लेस देन इक्वल टू, या कह सकते हैं माइनस सिग्मा वन लेस देन इक्वल टू एफ वाई कंप्रेशन में, और सिग्मा टू माइनस सिग्मा टू लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ठीक है ना। तो इन चारों लाइंस को मिला के हमको ये मिल जाएगा। सर एफ वाई का वैल्यू इन कंप्रेशन अलग होगा ना, है सही बताओ, सही बताओ, अलग होगा क्या कंप्रेशन में। तो जो कंप्रेशन में होगा वो वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अगर एफ वाई की वैल्यू कंप्रेशन में अलग है तो अलग वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। परेशानी क्या लेते हो, जो कंप्रेशन में आ रही हो किसी मटेरियल के लिए, मान लो एफ वाई की वैल्यू अगर कंप्रेशन में अलग है तो हम टेंशन वाली रखेंगे कि कंप्रेशन वाली रखेंगे बताओ। तो हम कंप्रेशन वाली वैल्यू रख देंगे, और जिन मटेरियल के लिए दोनों बराबर बराबर हैं तो उनके लिए बराबर ही रख देंगे, ठीक। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको याद कर रखना है याद, ठीक है ना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना है और लिख लो फेलियर एनवेलप, यहां पर फेलियर एनवेलप। एनवेलप का मतलब क्या होता है, फेलियर एनवेलप यहां पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कंप्रेशन में एफ वाई अलग हो गया तब ये स्क्वायर नहीं बचेगा, फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो फेलियर एनवेलप हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन आपको याद करना है स्क्वायर, ठीक है। कोई पूछेगा बोलना है स्क्वायर, ठीक है, ज्यादा ज्ञान लगाना नहीं है, समझ में आई बात। ज्यादा ज्ञान में ना कभी कभी उल्टा पड़ जाता है ज्यादा ज्ञान। एमपीपीएससी का मैं इंटरव्यू देने गया था ना, एमपीपीएससी का इंटरव्यू, तब एमपीपीएससी के इंटरव्यू ने मुझसे
माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछ लिया। अब बताओ माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसको नहीं पता, किसको नहीं पता? ठीक है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बता दिया। अब वो कह रहा है कि ये ऐसा सीधा क्यों है। मैंने कहा ये यील्ड प्लेट्यू है, यहाँ पर कांस्टेंट स्ट्रेस पे स्ट्रेन बढ़ता जाता है। कहता है यील्ड प्लेट्यू ऐसा होता ही नहीं है। क्या बताएं, नहीं पता तुमको तो क्या, हमको भी नहीं पता क्या। ठीक है, फिर ये भी, अब मैंने ये भी बताया था, ये वाला, अरे क्या कहते हैं, ये जो है, ठीक है। तो वो कहता है ये दो दो क्यों बना दिए। मैंने कहा एक ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और एक नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो कहता है ये ट्रू और नॉमिनल क्या होता है, हमने तो एक ही पढ़ा है। मैंने कहा होते हैं, तो कहाँ से पढ़ के आए हो तुम, कुछ भी किताब से पढ़ लियो। अब मैंने कहा यार अब क्या बताएं, जब इंटरव्यूअर ऐसे हैं कि जो उनका सब्जेक्ट नहीं है उसके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका सब्जेक्ट नहीं था वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और पूछ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन, और खुद ही नहीं आते तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ना कभी कभी जो बताया गया है जितना जितना है उतना करो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, क्लियर? तो इतना पढ़ लो। 25 में से मुझे 6 नंबर दिए एमपीपीएससी में, 6 नंबर, 25 नंबर का इंटरव्यू। और बताओ इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैं 120 नंबर लेके आया हूँ 200 में से। इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में 120 नंबर, और एमपीपीएससी के इंटरव्यू में 25 में से 6 नंबर। उस टाइम पे 25 का होता था। बताओ, ये एमपीपीएससी का स्कोर है मेरा, और ये उसका, मिनिमम नंबर मिले। सो ऐसी ऐसी चोट हो जाती हैं। तो अकल वहां लगानी चाहिए, वहां पर सारा ज्ञान उड़ेलना चाहिए जहां पर सामने वाला भी समझ पाए। ठीक, फिर मेरा वहां पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से वहां पर भी रह गया था। ठीक है, अगली बार मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके बाद, नेक्स्ट टाइम जब पैनल दूसरा मिला था। अब 50 का होता है। आईएएस में वेटिंग लिस्ट में आया था मैं, रिजर्व लिस्ट में। वेट लिस्ट में 19-20 लोग थे। ठीक है, मेरा वेट लिस्ट पे था 8 नंबर पे, और 7th तक क्लियर हो गया था वेट लिस्ट। मैं सोचा कि वेट लिस्ट में क्या कहते हैं 25 लोग थे आई थिंक वेट लिस्ट में, और मेरा 8 नंबर पे था वेटिंग लिस्ट में। मैंने कहा मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो बढ़िया खुशी खुशी घूम रहा था, 7th तक का क्लियर हो गया था। मैं रह गया था 1 मार्क्स से। जिसका 7th रैंक थी उसके 504 मार्क्स थे, मेरे 503 मार्क्स थे। तो 1 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। इसीलिए तो मैं XIES लिखता नहीं कहीं भी। ठीक है, XIES में कहीं लिखता नहीं, क्योंकि मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खैर। जॉब इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता था कैसे कैसे लोग मिलेंगे वहां पर। ठीक है ना, जिस टाइप के लोग मिलेंगे फिर मेरी बन नहीं पाएगी, मेरा झिल नहीं पाएगा वहां पर। इसीलिए फिर मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। अरे ठीक है, अब हो गई पुरानी बातें, 10-12 साल पुरानी बात हो गई है, 10-12 साल पुरानी बात हो गई है, तो अब उनके ऊपर बात करने का मतलब नहीं है, लेकिन ये बात उठ गई तो निकल आई तो मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जहां पर हैं सब बढ़िया हैं, मस्त हैं। ओके चलिए, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, राइट डाउन, दिस थ्योरी इज सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। दिस थ्योरी, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ना ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच थ्योरी इज मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। आपको क्या कहना है, रैंकाइंस थ्योरी या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है ना, क्लियर है? सो दिस थ्योरी, राइट डाउन, दिस थ्योरी इज सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, ये थ्योरी ब्रिटल मटेरियल्स के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट, सेकंड आप लिखो,
दिस थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है एक ही बात हो गई, पर फिर भी लिख लो, दिस थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, नॉट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए ये थ्योरी सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट, दिस थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर प्योर shear केस, this theory is not suitable for pure shear case। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात याद रखने वाली, एक बात याद रखने वाली कि अगर कोई भी थ्योरी प्योर shear केस के लिए सूटेबल है, वो डक्टाइल मटेरियल के लिए भी सूटेबल होगी, कोई थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल है प्योर shear के लिए भी सूटेबल होगी, है ना। कोई थ्योरी अगर डक्टाइल के लिए सूटेबल नहीं है तो प्योर shear के लिए भी खराब रिजल्ट आएंगे उसके, और प्योर shear में अगर सही रिजल्ट आ रहे हैं तो वो डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल होगी। डक्टाइल मटेरियल का टेंशन जब लगाते हैं हम, फेलियर कैसे देखा है आपने, वो shear में ही फेलियर होता है, तो shear के लिए अगर सही प्रेडिक्शन आ रहा है तो डक्टाइल के लिए भी सही प्रेडिक्शन आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली थ्योरी क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए तो सही प्रेडिक्ट कर रही है कि हाँ इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी हमको, लेकिन ना डक्टाइल मटेरियल के लिए ये सही प्रेडिक्शन नहीं देगी। तो कभी भी हमारे पास अगर डक्टाइल मटेरियल है, हम उसके लिए थ्योरी ऑफ फेलियर रैंकाइन थ्योरी नहीं यूज करेंगे, है ना। यील्डिंग के लिए या फिर और कोई कैलकुलेशन के लिए ना कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग आ रही है तो वहां पर हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी यूज नहीं करेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए। क्लियर है? हाँ, चेतन सर का सबसे खतरनाक स्टेटस है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। चलिए, तो डन है, ये सब लिख ली, ये समझ में आ गया। अब ना प्योर shear केस के लिए ना थोड़ा सा हम डिराइव भी कर लेते हैं कि ये प्योर shear केस के लिए ना इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ठीक है, हाउ रिजल्ट्स आर कमिंग, ठीक है, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं ये देख लेते हैं। तो सिग्मा वन अगर प्योर shear है, देखो आपको पता है प्योर shear केस है तो इस तरह का मोहर सर्कल बन जाता है, तो यहां पर हमारा सिग्मा वन किसके बराबर होगा, प्लस टाउ के बराबर, सिग्मा टू किसके बराबर होगा, माइनस टाउ के बराबर, ठीक है ना। तो सिग्मा वन विल बी इक्वल टू प्लस टाउ फॉर प्योर shear केस, सिग्मा टू विल बी इक्वल टू माइनस टाउ फॉर प्योर shear केस, ठीक है। अब अगर आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस तो आपको ये मिल गया, सिग्मा वन इज इक्वल टू प्लस टाउ, ठीक है। अब इस थ्योरी के हिसाब से फेलियर कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोल रही है कैसे फेलियर होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर के लिए क्या क्राइटेरिया है कि सिग्मा वन ना फेलियर के लिए, नो फेलियर के लिए सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ये एफ वाई से कम होना चाहिए, ठीक है ना। अब सिग्मा वन की जगह सीधे सीधे शियर स्ट्रेस रख देते हैं, है ना, सिग्मा वन यहाँ पर शियर स्ट्रेस के बराबर आ रहा है, तो ये थ्योरी क्या कह रही है कि सिग्मा वन टाउ के बराबर होगा, ये थ्योरी का ये कहना है, ये थ्योरी का नहीं, मतलब प्योर शियर केस के लिए ऐसा सिग्मा वन टाउ के बराबर आ जाता है, तो टाउ विल बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, है ना। तो मतलब बेसिकली इस थ्योरी का क्या कहना है कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम एफ वाई तक ले गए तो हम सेफ हैं। इस थ्योरी का ये कहना है कि शियर स्ट्रेस को अगर हम एफ वाई तक ले गए तो हम सेफ हैं, ठीक है, लेकिन हम सेफ नहीं हैं। प्रैक्टिकल रिजल्ट्स क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला है, एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला कि जो शियर स्ट्रेस है शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई बाय रूट थ्री, एफ वाई बाय रूट थ्री, इससे कम होनी चाहिए हमारी शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बता रहे हैं, इसका मतलब है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस इज लेस देन इक्वल टू 0.57 एफ वाई, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कह रहे हैं आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ, मान लो यील्ड स्ट्रेंथ 100 मेगापास्कल है, आप 57 मेगापास्कल तक ही शियर स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा शियर स्ट्रेस गई तो आपका मटेरियल का फेलियर हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कह रहे हैं। लेकिन ये थ्योरी क्या कह रही है, शियर स्ट्रेस ले जाओ 100 तक, है ना, फेल हो जाएगा ना, तो ये थ्योरी गलत रिजल्ट दे रही है हमारे प्योर शियर के लिए, तो लिख लो यहां पर इस थ्योरी के लिए, ठीक है।
प्योर शियर के लिए इस थ्योरी ने हमको रिजल्ट कैसा दे दिया? गड़बड़ रिजल्ट दे दिया, गलत रिजल्ट दे दिया। लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। डन, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसे हम सेंट वेनेंट थ्योरी भी कहते हैं। ये संत महात्माओं ने दी थी, सेंट वेनेंट थ्योरी, सेंट वेनेंट। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। नीचे वाला केस में हम लोग डक्टाइल के लिए है। कौन सा नीचे वाला केस? नीचे दिख नहीं रहा, कहाँ है? कौन सा नीचे कहाँ है केस? यह सिद्धांत ब्रिटल मटेरियल के लिए उपयुक्त है लेकिन डक्टाइल मटेरियल के लिए तथा प्योर शियर के केस में उपयुक्त नहीं है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। नाउ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है? देखो हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट के ऊपर कैसी लोडिंग लग रही है? इस एलिमेंट के ऊपर लग रही है जनरल लोडिंग, और यहां पर हमारे पास एक एलिमेंट है, एक मटेरियल है जिसके ऊपर यूनिएक्सियल लोडिंग लग रही है। तो यहां पर जनरल लोडिंग कंडीशन में अलग अलग तरह से स्ट्रेसेस वगैरह ये सब एक्ट कर रही हैं, और यहां पर सिर्फ सिर्फ टेंशन स्ट्रेस, ठीक है, यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब ये थ्योरी क्या कहती है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है कि जनरल लोडिंग कंडीशन में, जनरल लोडिंग कंडीशन में जो हमारे मटेरियल के ऊपर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो आएगा, वो इस कंडीशन के मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर, जितना यहां पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आ रहा होगा उससे कम अगर यहां पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है, तो ये थ्योरी सही है। तो मतलब थ्योरी सही नहीं है, मतलब तो ये मटेरियल सेफ है हमारा, ठीक है ना। सो देन दिस मटेरियल इज सेफ। अब देखो, ये थ्योरी के साथ एक हादसा हुआ। क्या हादसा? ये हुआ कि जब संत महात्मा कोई थ्योरी निकालने लग जाएंगे, संत महात्माओं को अपने काम पे लगना चाहिए, है ना। सेंट महाराज ने ये थ्योरी निकाली तो वो गड़बड़ी होगी, पक्की गड़बड़ बात है ना। तो ये थ्योरी ना तो डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल है, ना ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल है, ना प्योर शियर के लिए सूटेबल है, किसी चीज के लिए ये सूटेबल है ही नहीं, ठीक है ना। पॉइंट एफ बाई ये वाला डक्टाइल प्योर शियर के लिए होगा, हाँ, ठीक है। इन जनरल 0.57 एफ वाई ये होता है शियर के लिए, हमारा मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल शियर के लिए सेफ रहे, तो उससे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 0.57 एफ वाई से कम रहनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अरे दानिश आ गए। हाँ, तो ये वाली थ्योरी फर्जी है ना। दिस थ्योरी इज नॉट गुड, हर हर केस के लिए बेकार है ये। तो लिख लो आप, इस थ्योरी के अंदर लिख लो, राइट डाउन, फॉर नो फेलियर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इन जनरल लोडिंग, फॉर नो फेलियर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन maximum principal strain in general loading should be less than or equal to the yield strain in uniaxial loading. The yield strain in uniaxial loading. यूनिएक्सियल लोडिंग, ठीक है। नाउ फेलियर ना हो उसके लिए ये थ्योरी क्या कह रही है? फॉर नो फेलियर
फेलियर कंडीशन ना हो उसके लिए इस थ्योरी ने क्या कहा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन शुड बी लेस देन इक्वल टू, अब यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में जो स्ट्रेन आता, ठीक है, स्ट्रेस कितना आ रहा था एट द टाइम ऑफ फेलियर, स्ट्रेस आ रहा था एफ वाई, स्ट्रेन कितना आता है एफ वाई बाई ई, सो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस बाय ई, ठीक है ना, ठीक, क्लियर। अब ये बताओ प्रिंसिपल स्ट्रेन 3D लोडिंग के लिए कितना होना चाहिए, 0.7 एफ वाई, क्या बोला, ये बोला कि 0.7 एफ वाई से शियर स्ट्रेस कम होनी चाहिए, तो सेफ है। नाउ एप्सिलॉन 1 क्या है, एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई, ठीक है, ये तो 3D के लिए हो गया, सबको पता है। 2D के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू, सॉरी, एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2D कंडीशन के लिए, 2D कंडीशन के लिए, ठीक है, लिख लो जल्दी से। ये आप लोग क्या क्या आइकॉन बना के भेजते हो, मुझे दिखाई भी नहीं देता सही से कि क्या बना हुआ है ये, कोई हंस रहा है, कोई उबासी ले रहा है, ओके, ऐसा है, उबासियां आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन है 2D वाला, ठीक है, ये इसको यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख दिया तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कब फेलियर क्राइटेरिया है, क्या फेलियर क्राइटेरिया है ना, तो इसको रख देते हैं सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई बाई ई, है ना, और यहाँ पर ई को कॉमन आउट लेके कैंसिल कर देंगे, तो सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। अब अगर इस थ्योरी से हमको कैलकुलेट करना है, हॉलीडे कर दें, सब लोग परेशान हो गए क्या, समझ में नहीं आ रही, यूनी एक्सियल लोडिंग और एक्सियल लोडिंग सेम है क्या, हाँ बिल्कुल, यूनी एक्सियल लोडिंग और एक्सियल लोडिंग सेम है। यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी, ऊनी, ऊनी, बाई, ट्राई, व्हाट इज द मीनिंग, ऊनी एक्सियल, एक ही एक्सिस के अलोंग, ऊनी मतलब 1, ऊनी नहीं मतलब मजाक में ऊनी कह रहा हूं, यूनी, यूनी, ठीक है, यूनी का मतलब 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, ट्राई एक्सियल लोडिंग मतलब तीनों एक्सिस के अलोंग लोडिंग है, बाई एक्सियल का मतलब 2 एक्सिस के अलोंग लोडिंग है, यूनी एक्सियल का मतलब सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग लोडिंग है, समझ में आई बात, यूनी एक्सियल या फिर अकेला एक्सियल बोल दिया जाए तो दोनों सेम है। सिंगल डबल ट्रिपल एक्सिस, ठीक है, सारे बच्चों को पता है, सबको पता है, इवन सोनू सिंह पटेल को भी पता है, ठीक है, इवन गणेश को भी पता है, ठीक है, तो सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, क्लियर है, तो ये हमारी कंडीशन आ गई। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये वाली इक्वेशन वैलिड रहेगी, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ठीक है ना, लेकिन क्या सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ये भी वैलिड रहेगी क्या, अगर हम 2 एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, 2 एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, तो एक बार हमने देखा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2, एक बार हमने देखा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 ये एफ वाई से कम होना चाहिए, चलो ये एक तरफ की लोडिंग के लिए हो गया, लेकिन जब दूसरी तरफ की लोडिंग लग रही होगी या दोनों लोडिंग ऐसे लग रही होंगी कि इधर की ज़्यादा हो गई, वाई वाली ज़्यादा हो गई, तो फिर हमको ये वाली इक्वेशन भी चेक करनी पड़ेगी, है ना, तो दोनों तरफ की लोडिंग के हिसाब से हमको ये चेक करना पड़ेगा।
चलो ये दोनों तो समझ में आ गया, लेकिन अगर साइन चेंज हो जाए तो, उल्टे पुल्टे हो जाए साइन, तो कंप्रेशन आ जाए तो, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा वन प्लस म्यू सिग्मा टू, दोनों कंप्रेसिव हो गए, दे शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ बाय। और ऐसा ही वाई डायरेक्शन के लिए हो जाएगा, अगर साइन चेंज हो जाएगी तो माइनस सिग्मा टू प्लस म्यू सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ बाय। तो यहाँ पर ये चार इक्वेशंस मिल गई हैं, और चारों इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है। ऑल फोर इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है। और ये लाइन कैसी है, मेरी उम्र क्या है इस समय, आपको क्या लगता है मेरी उम्र क्या है इस समय? अभी कितने बज रहे हैं? अभी 9:16 पर मेरी उम्र क्या है इस समय? बताओ आप, आपको क्या लग रहा है 9:16 पे मेरी उम्र क्या होगी? यू कैन टेल, इफ यू कैन टेल। एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ जाएगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन, दो इक्वेशंस ऑफ लाइन ऐसी आ गई हैं, और दो इक्वेशंस ऑफ लाइन ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगी। 38, 21, 35 प्लस माइनस 1, 70। 36 पक्का, 36, 37, 65, मोर देन 59 BC। अच्छा, आदित्य को डीओ भी पता है? ओहो हो, इतने ढेर सारे फॉर्मूला याद कैसे करेंगे? मुझे अपनी उम्र याद नहीं हो पा रही है, तुम फॉर्मूले की बात कर रहे हो, कैसे बताऊं मैं तुमको? ठीक है, अब जो मेरी उम्र का राज है वो राज ही रहने दो, राज रहे तो बढ़िया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरह से है, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग एफ वाई, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वाई को, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वाई को कंप्रेशन में, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वाई को, और ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वाई को, ये भी कंप्रेशन में, ठीक है ना। तो हमारा जो फेलियर एनवेलप बनेगा वो ये वाला फेलियर एनवेलप ये बन जाएगा, ठीक है। फेलियर एनवेलप। तो आदित्य तुमको मेरी डीओबी कैसे पता? हाउ हाउ यू गॉट टू नो माई डीओबी? 21 से 60 साल के बीच में, श्योर। 20 से 60 साल के बीच में, हाँ बिल्कुल सही है। चलो, तो यहां पर अगर इसके अंदर अंदर हमारी स्ट्रेसेस रहती हैं, इसके अंदर अंदर हमारी इस काजू कतली के अंदर अंदर अगर हमारी स्ट्रेसेस रहती हैं, तो सेफ है सब कुछ, ठीक है ना। इससे बाहर अगर स्ट्रेसेस चली जाएंगी, इससे बाहर अगर स्ट्रेसेस चली जाएंगी तो फिर फेलियर हो जाएगा। ये तो सस्पेंस है। ओह, 8 मंथ्स, 8 मंथ्स, ये मेरी एज बता रहे क्या तुम? 8 महीने। चलो, तो यहां पर जो फेलियर एनवेलप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फेलियर एनवेलप, ये याद रखना है, ठीक है। फेलियर एनवेलप इज रोम्बस, फेलियर एनवेलप हो जाएगा रोम्बस, ठीक है। अरे थैंक यू सैफ, क्या बात है। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं। लिख लो जल्दी से। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मोम ना समझो, जो झट से पिघल जाऊंगा, सूरज हूं, डूब कर निकलना भी जानता हूं।
मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन में हुक्स इक्वेशन यूज कर लेते हैं, क्या ये बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट होगा? देखो हमने यहां पर जो लिमिट रखी है कि किससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं जाना चाहिए, किससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं जाना चाहिए, ये एफ वाई से ज्यादा स्ट्रेस नहीं जाना चाहिए, एफ वाई के अंदर ही होगा, है ना। और हमारा ये जो मल्टी एक्सियल लोडिंग का मटेरियल है, यहाँ पर भी स्ट्रेसेस कभी एफ वाई से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगी, यानी हम यील्ड लिमिट के अंदर रहेंगे, यानी यील्ड लिमिट के अंदर रहेंगे तो यानी इलास्टिक लिमिट के भी अंदर ही है। मतलब हम ये मान के चलते हैं अगर यील्ड स्ट्रेस एक्सीड नहीं हो रही है तो इलास्टिक लिमिट भी एक्सीड नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब बस इसके अंदर ये और लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, या फिर कल लिखें, चलो कल लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट अस राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टुमारो। ठीक है, आज आप लोग बहुत ज्यादा क्या हो गए हो, एज ऑफ सर इक्वल टू द हेयर्स ऑफ सर। अच्छा, तो जैसे जैसे मेरे बाल झड़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरी उम्र कम होती जाएगी। अभी बाल ज्यादा है तो उम्र ज्यादा है? खतरनाक भूख लग रही है, मैं तो खूब सारी चॉकलेट खा लेता हूँ ब्रेक में। अब मैंने तो ये समझ लिया खाना तो खा नहीं पाते, तो जितनी चॉकलेट घर में रखी हुई हैं सारी की सारी चॉकलेट निपटा लेता हूँ और फिर क्लास लेने आ जाता हूँ। ठीक है ना, जो ब्रेक में चॉकलेट निपटाता हूँ खूब। चलो, तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल। एंड देखो रिया की खुशी देखो, गौरव की खुशी देखो, है ना, क्लास खत्म हो रही है, लिखवा दीजिए। अरे अब कल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल, ठीक है, टुमारो। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप ब्रिटल डक्टाइल दोनों के लिए नहीं होगा, ये दोनों के लिए ही नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।